दोस्तों आईटीआर रिवीजन कितनी इम्पोर्टेंट होती है उसको लेकर के एक ऑर्डर है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आईटीआर के अंदर आप कोई एग्जम्पशन क्लेम करना भूल गए हैं, कोई मिस्टेक हो गई है, आप आईटीआर तो फाइल कर चुके हैं ड्यू डेट तक, लेकिन उसमें कोई एग्जम्पशन क्लेम करना भूल गए हैं, कोई बेनिफिट क्लेम करना भूल गए हैं, या कोई मिस्टेक अगर आपकी हो गई है, तो आप रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकती हैं। और रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने के लिए भी आपकी एक डेडलाइन होती है। उस डेडलाइन के बाद आप अपनी आईटीआर को रिवाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन आईटीआर रिवाइज अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो उसी को लेकर के ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है आईटीआर रिवीजन के लिए। इसमें क्या बेनिफिट दिया गया है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी एट प्रेजेंट जो आईटीआर रिवीजन की डेट है वो है 31 मार्च। तो अगर आपकी भी कोई मिस्टेक हो गई है, आपकी आईटीआर आपने फाइल कर ली थी, कोई मिस्टेक हो गई है, कोई इनकम दिखाना भूल गई है, कोई बेनिफिट क्लेम करना भूल गई है, कोई एग्जम्पशन रह गई है, तो अपनी आईटीआर को रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा पटिशनर है वो आईसीआई बैंक का रिटायर्ड एम्प्लॉय है और उसने अपनी आईटीआर फाइल करी। साथ ही उसने अवेल की रिजर्व बैंक की ऑप्शनल अर्ली रिटायरमेंट स्कीम और उसे सुपर एनुएशन बेनिफिट के तहत 5 लाख रुपए की पेमेंट की गई। पटिशनर ने अपनी आईटीआर फाइल करी फॉर असेसमेंट ईयर 4-5 की, एंड इन द रिटर्न फाइल petitioner did not claim the benefit of exemption as was available। जो यानी कि उसे एग्जम्पशन मिलनी थी, अवेलेबल थी उसके लिए, वो उसने क्लेम नहीं की 1010C की। द रेस्पोंडेंट इशूड इंटीमेशन, डिपार्टमेंट ने उसे इंटीमेशन भी भेज दी सेक्शन 143(1) की कि उसकी आईटीआर जो है वो एक्सेप्ट हो गई है। सब्सिक्वेंटली पेटिशनर हैज़ सो टू फाइल अ रिवाइज रिटर्न, वो फाइल करना चाहता था बट डिपार्टमेंट ने हैज़ रिजेक्टेड the application for condonation of delay as time barred as return of income could not be condoned after 6 years from the end of assessment year, thereby foreclosing the processing of revised return। revised return के लिए जब उसने अप्लाई किया, एप्लीकेशन दी, तो उसके एप्लीकेशन को ये कह करके रिजेक्ट कर दिया गया कि असेसमेंट ईयर एंड होने के 6 साल तक ही आप को ये बेनिफिट मिल सकता है, उसके बाद आपका जो है टाइम बार्ड हो गया है, आप इसे रिवाइज नहीं कर सकते। एंटाइटलमेंट ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010C वॉज नोटिस्ड बाय द एओ ने उसे नोटिस कर लिया था। इनफैक्ट पेटिशनर हैज सोट रिलीफ फॉर रेक्टिफिकेशन बाय वे ऑफ लेटर, रेक्टिफिकेशन के लिए भी उसने अप्लाई किया बाय वे ऑफ लेटर एज नो ऑर्डर अपीयर टू बी पास्ड ऑन द लेटर। Petitioner decided to seek for condonation of delay to file revised return by application under section 1192B। सेक्शन 1192B के तहत कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का भी वो बेनिफिट ले रहा था। इफ़ एन ऑर्डर हैज़ पास्ड रिगार्ड द रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन, द असेसी में कोर्ट रिलीफ एट द एंड इट सेल्फ। अगर रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन के दौरान ही ऑर्डर पास हो जाता तो वहीं जो है असेसी को रिलीफ मिल जाता और एंड हो जाता इस केस का। एज नो ऑर्डर वाज पास, कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, द असेसी देन डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइलिंग रिवाइज्ड रिटर्न। अब यहाँ पे जो असेसी की एप्लीकेशन है उसे ये कह करके रिजेक्ट कर दिया गया कि वो टाइम बार्ड हो गई है। उसने जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए बोला था तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो पेटिशनर हैज़ फाइल्ड द रिट पेटिशन एंड चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर पास्ड। तो वही चीज़ें इसमें बोली गई। अब हम चलते हैं कि इसमें हमारी कोर्ट का क्या ओपिनियन रहा। रिलायंस इज़ प्लेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ एपेक्स कोर्ट इन केस ऑफ हृदय नारायण के केस को भी यहाँ पे रेफ़र किया गया, जो कि एक और केस को, साथ ही रेमको सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का जो केस है उसे भी डिपार्टमेंट सबमिट दैट case under section 154 is not made out and the question of processing revised return require holder of limitation to be cross, कि यहाँ पे जो limitation है वो क्रॉस हो रही है। now here heard the both sides, दोनों साइड को सुनने के बाद the assessment order observed regarding exemption under section 1010C of the act which indicate AO was aware of non-claiming of exemption। यानी कि assessment order में ये दिख गया है कि जो exemption है वो मिलनी थी, लेकिन AO जो को पता था कि exemption जो है वो claim नहीं की गई है असेसी के द्वारा।
Now, respondent would point out that no case is made out of rectification and mistake relates to mistake in non-claiming of exemption, which is a mistake at the end of assessee and has nothing to do with the passing of assessment order. तो यहाँ पे उसने बोला है कि रेक्टिफिकेशन का कोई केस नहीं बन रहा है, क्योंकि जो केस है वो किस चीज़ से रिलेटेड है कि मिस्टेक हो गई है एग्जम्पशन क्लेम करने से, और ये जो मिस्टेक हुई है ये असेसी के एंड पे हुई है, इसका असेसमेंट ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है. Taking note of the peculiar fact, the entitlement of exemption was noticed by the AO. Now petitioner ने रेक्टिफिकेशन के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन उसको रेक्टिफिकेशन भी नहीं मिला और साथ ही जो है उसको बेनिफिट भी नहीं यहाँ पे दिया गया है कि वो अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर ले. एसएससी की एप्लीकेशन को भी रिवीजन एप्लीकेशन को भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था. Accordingly, it would be appropriate to set aside the order and condone the delay, and it is also to be noticed that the reason assigned while seeking condonation of delay are also satisfactory. तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसे सेट असाइड कर दिया गया और जो condone डिले है उसको यहाँ पे अलाउ किया गया, और साथ ही एसएससी का जो रीज़न है उसे भी सेटिस्फैक्टरी बताया गया इस केस में. अकॉर्डिंगली जो ये ऑर्डर था इसको सेट असाइड कर दिया गया. डिले इज़ कंडोन्ड एंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 119 सबसेक्शन 2B जो है अलाउ की गई. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है इस केस में कि आपको ये चीज़ इस तरीके से अलाउ की गई. साथ ही यहाँ पे बताया गया कि जो रिफ़ंड का अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट जो है एक्सक्लूड रहेगा, क्योंकि लॉ के अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्क्राइब की गई हैं.